नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अयोध्या में राम मंदिर और वहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा धूमिल ना पड़ जाए, उसके तत्काल बाद प्रधानमंत्री ने दिल्ली पहुँचते ही बिहार में 40 सीटों की चिंता शुरू कर दी और वहाँ के जननायक रहे कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दो चीज़ें हुई पिछले दिनों, एक हफ्ते के अंदर। राम मंदिर की लॉबी धीमी पड़ गई और कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न को भी जनता ने कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। हाँ, इतना ज़रूर हुआ, कर्पूरी ठाकुर के बहाने प्रदेश की सत्ता को डिस्टर्ब करना और पलटू राम को अपने पाले में लेने का काम ज़रूर शुरू हुआ। लेकिन भारतीय राजनीति के जाने माने नेता लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव तो अपने पिता से भी आगे निकल गए। आज भी सुबह तक, कल मीटिंग हुई थी विधायक दल की उसमें, और अब भी वो जब भी किसी से बात करते हैं वो कहते हैं वो हमारे आदरणीय हैं, हम पहले से कोई फैसला नहीं लेंगे। और उन्होंने पार्टी को भी बाकायदे अवगत करा दिया है कि कोई भी किसी भी प्रकार की गलत प्रतिक्रिया नहीं जानी चाहिए। तो आज हम इस मामले पर हमारे भारत के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार के साथ आपसे मैं पूरी बातचीत शेयर करूंगा। आप देखिए पहले भाई रवीश कुमार का विश्लेषण और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम कर्पूरी ठाकुर के लिए जो भारत रत्न दिया गया है उस पर पूरी व्याख्या के साथ रवीश कुमार का ये वीडियो देखेंगे। देखिए आप ये वीडियो पहले। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिला है और चर्चा बिहार में सरकार के अदला बदली की ज्यादा हो रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी नीतीश कुमार को कर्पूरी के एक और राजनीतिक वारिस लालू यादव से अलग करने की कोशिश में है। मगर इस हंगामे में जिन्हें भारत रत्न मिला है उनके राजनीतिक जीवन और राजनीतिक दौर की कहीं कोई चर्चा नहीं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा। 26 जनवरी के वीडियो में हमने बताया कि जब कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पहली बार अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया तब जनसंघ के नेताओं ने उन्हें गालियां दी, उनकी सरकार गिरा दी। लेकिन आज उसी जनसंघ से निकली बीजेपी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर उनकी विरासत पर दावा करने निकली है। कर्पूरी ठाकुर ने केवल अति पिछड़ी जातियों को ही आरक्षण नहीं दिया बल्कि मुसलमानों की 36 प्रकार की पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया। आप जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने के सख्त खिलाफ है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर का यह फैसला भारत की राजनीति में एक ऐसी बुनियाद डाल गया कि बीजेपी बिहार में इसका जिक्र तक नहीं करती, कभी कह नहीं पाती कि वह सत्ता में आएगी तो इस आरक्षण को पलट देगी। यही कर्पूरी ठाकुर की राजनीति थी, सही बात की राजनीति और सही के लिए अड़ जाने की राजनीति। जिस तरह कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेजी में पास होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी और यूनिवर्सिटी और सरकारी नौकरियों में अति पिछड़ी जातियों के लिए दरवाजे खोल दिए, उसी तरह मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण देकर मुसलमानों के लिए हर स्तर पर प्रतिनिधित्व के दरवाजे खोल दिए। बिहार में लंबे समय तक के लिए वैचारिक संतुलन बन गया। यही कारण है कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत की बात कम हो रही है। केवल भारत रत्न का जाप हो रहा है, बल्कि वह भी बंद हो चुका है।
कर्पूरी ठाकुर की सरकार के समय ही मुस्लिम समाज को लेकर व्यापक प्रस्ताव तैयार किए गए। कर्पूरी उर्दू को राजभाषा तो नहीं बना सके, मगर इसे बनाने पर अड़े रहे। प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में ले आए, मगर जनसंघ के दबाव के कारण पास नहीं हो सका। बाद में आगे चलकर कांग्रेस की जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया। कर्पूरी ठाकुर की सरकार कम समय चली, मगर इतने ही कम समय में उन्होंने और उनके शिक्षा मंत्री गुलाम सरवर ने उर्दू और मुस्लिम छात्रों के हित में इतने फैसले लिए कि बिहार की राजनीति में और सामाजिक स्तर पर भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बदल गया। उर्दू में पढ़ाई होने से उर्दू टीचर के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम नौजवान बहाल हुए। सरकारी दफ्तरों में उर्दू में जवाब देने के कारण उर्दू अनुवादकों को नौकरियां मिली। उर्दू माध्यम स्कूलों को मान्यता देकर रोजगार के नए अवसर खुले। 1977 में जब कर्पूरी मुख्यमंत्री बने तो मुसलमानों की सभी पिछड़ी जातियों के छात्रों की शिक्षा मुफ्त कर दी। उस समय तक केवल अति पिछड़ी जातियों को ही यह सुविधा मिल रही थी। 1973 में बिहार में उर्दू अकादमी की स्थापना तो हो चुकी थी। 1978 में कर्पूरी ने इसका बजट 10 करोड़ कर दिया। कर्पूरी ठाकुर के समय में ही बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को मान्यता दी गई। ऐसा कर कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ावाद का राजनीतिक मैदान काफी बड़ा कर दिया। उनका पिछड़ावाद केवल हिंदू समाज की जातियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुस्लिम जातियों के पिछड़ेपन को भी उन्होंने ईमानदार नजर से देखा और सरकारी नीतियों में उन्हें शामिल किया। इसका लाभ समाजवादी आंदोलन को इस तरह मिला कि मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस को छोड़ समाजवादी धड़ों की पार्टियों के साथ लंबे समय तक बना रहा। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि कर्पूरी ठाकुर के इस योगदान की चर्चा हो। तेलंगाना चुनावों में बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ भाषण दिया करते थे कि सरकार में आए तो मुसलमानों का आरक्षण समाप्त कर देंगे, मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक है। महाराष्ट्र में भी जब जाति के आधार पर मुस्लिम पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का मसला आया तो बीजेपी ने विरोध किया और कहा कि यह असंवैधानिक है, हम नहीं होने देंगे। कर्नाटका में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा था, उसे 2023 के विधानसभा चुनावों के करीब आते आते बीजेपी की सरकार ने रद्द कर दिया। अमित शाह ने बाकायदा इस फैसले का बचाव किया और कहा कि भाजपा धर्म पर आधारित आरक्षण में विश्वास नहीं करती है। बाद में कोर्ट ने आरक्षण खारिज करने वाले निर्णय पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। अपने समय में कर्पूरी ठाकुर ने मुसलमानों के लिए जितने फैसले लिए, शायद ही किसी और समय में इतने फैसले लिए गए होंगे। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि ओबीसी के 27% आरक्षण में मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण मिलता है और केंद्र सरकार ने कभी छेड़छाड़ नहीं की। इस आरक्षण की बुनियाद कर्पूरी ठाकुर ने रखी थी। कर्पूरी के समय के जनसंघ ने तो पूरे आरक्षण का ही विरोध किया था। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, सभी पिछड़ी जातियों के आरक्षण का विरोध किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बीजेपी की सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रही है, वो मुसलमानों को इम्पावर करने के खिलाफ दिखती है। कर्नाटक में कमीशन का रिपोर्ट है, बैकवर्डनेस है मुसलमानों में, और इस बैकवर्डनेस के आधार पर 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाता है। बीजेपी की सरकार ने रिजर्वेशन को कैंसिल किया और उसका विरोध करती है। तेलंगाना में कमीशन का रिपोर्ट है, बैकवर्डनेस है, एम्पिरिकल डेटा है, और मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियां हैं तेलंगाना में उनको रिजर्वेशन दिया गया है, बीजेपी उसका भी विरोध करती है। महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, एम्पिरिकल डेटा, और यहाँ पे जो बैकवर्ड जो कास्ट है मुसलमानों में उनको 5% रिजर्वेशन दिया गया है, बीजेपी उसका भी विरोध करती है। राउटलेट से 2014 में एक किताब आई, मुस्लिम पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, चेंजिंग कॉन्टोर्स। इसके लेखक डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद ने बताया कि 60 और 70 के दशक में उर्दू का मसला मुस्लिम राजनीति का केंद्रीय मसला बन गया। डॉक्टर सज्जाद लिखते हैं कि उर्दू पर खुलकर स्टैंड लेने के कारण बिहार में मुसलमान कांग्रेस से दूर होने लगे और जनता पार्टी की तरफ जाने लगे। जेपी के आंदोलन का आधार इस कारण भी बड़ा हुआ। कर्पूरी ठाकुर उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिए जाने पर अड़ गए। उर्दू के कारण समाजवादी आंदोलन में पढ़े लिखे मुस्लिम नेता उभरकर सामने आए और प्रमुख स्थान हासिल किया। कांग्रेस ने इसे समझने में देरी कर दी। जब देखा कि उर्दू के कारण मुसलमान लोक दल की तरफ जा रहे हैं,
तब जाकर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिए जाने की बात शामिल की। 1980 में चुनाव जीतने के 2 दिन के भीतर कांग्रेस ने इसे लागू करने की घोषणा की। कर्पूरी ठाकुर की नजर हमेशा जमीन पर होती थी। हम आमतौर पर उर्दू के सवाल को भाषा के सवाल तक सीमित रखते हैं, मगर कर्पूरी ठाकुर जानते थे कि उर्दू का सवाल प्रतिनिधित्व का सवाल है। एक भाषा के कारण इसे बोलने वालों को आप स्कूलों से लेकर नौकरियों में पीछे नहीं रख सकते। उनके फैसलों ने मुस्लिम समाज के पिछड़े तबके को ऊपर आने की रस्सी थमा दी और पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर नेतृत्व संभालने का मौका दिया। उर्दू को कर्पूरी ठाकुर ने अलग नजरिए से देखा। उनके खिलाफ नारे लगते थे, मौलवी कर्पूरी ठाकुर मुर्दाबाद, मगर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उर्दू को लेकर वे रोमांटिक नहीं थे, व्यवहारिक थे। यही कारण था कि उनका विरोध होने लगा। कर्पूरी की सरकार में शामिल जनसंघ ने विरोध शुरू कर दिया। वो सरकार जो है उसका 33 सूत्री कार्यक्रम जो है बना था। उस 33 सूत्री कार्यक्रम में एक कार्यक्रम यह भी था कि बिहार में हम द्वितीय राजभाषा उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाएंगे। ये बात कहाँ से आई? तो 1965 में बड़ा भारी आंदोलन हुआ था। समाजवादी उसमें शामिल थे, साम्यवादी उसमें शामिल थे। डॉक्टर लोहिया 9 अगस्त को पटना में गिरफ्तार किए गए थे। कई जगह लाठियां गोली चली थी। उस समय एक मुस्लिम नेता जिनका नाम गुलाम सरवर है, जो बाद में बिहार विधानसभा का स्पीकर भी बने, कई विभागों के मंत्री रहे, उनका प्रादुर्भाव हुआ। और वो वक्त उस समय का वक्त ऐसा था कि अधिकांश मुस्लिम नेता और मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ था। वैसे माहौल में गुलाम सरवर साहब जो है, ये जो 65 का आंदोलन चला कांग्रेस के खिलाफ, उसमें उनका अवतरण हुआ। और इतने जबरदस्त वक्ता थे, मैंने उनका भाषण खुद सुना था। मैंने भीड़ को 30,000, 40,000, 50,000 की भीड़ को रॉ में बहा देना उनके लिए बहुत आसान था। और वो एक अखबार भी निकालते थे जिसका नाम संगम था। और संगम भी आग उगलने ही वाला था। जिस तरह से उनके भाषण से गर्मी पैदा होती थी, उसी तरह से उनके मैंने संगम की वजह से होता है। उनकी पृष्ठभूमि थी वो नेशनलिस्ट मुसलमानों के खिलाफ जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन था, मुस्लिम लीग थी, उसके युवा शाखा के बिहार के वो अध्यक्ष थे। उनके ऊपर आरोप था, कई मुकदमे उनके ऊपर थे। लेकिन जो सरकार बनी, उस सरकार को बनाने में उनकी बहुत भूमिका रही। इसलिए एक अजीब ढंग की स्थिति पैदा हुई कि साहब इतना बड़ा काम हो रहा था, सकाल की स्थिति थी। सरकार ने उर्दू को कैसे द्वितीय राजभाषा जो है वो बना दिया। उसके खिलाफ भयानक आंदोलन शुरू हुआ। सबको याद है रांची में बड़ा भारी दंगा हुआ और मेरे पिताजी उस समय गृह मंत्री थे, पुलिस मंत्री थे। शिवानंद तिवारी जी वहाँ कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रित हुई, हम खुद उसके मैंने आई विटनेस है, हमने देखा है अपनी आंखों से क्या हालत रही है वहाँ। और कई चीजों को हमने, नई चीजों को जाना। उसमें सवाल उठता है कि साहब 33 सूत्री जो कार्यक्रम बना था उसका 32वां या 33वां जो है वो था उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने का। उसमें गुलाम सरवर साहब का कहना है कि नहीं साहब, उर्दू जो है वो फारसी में ही लिखी जाएगी, वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाएगी। उसको लेकर बड़ा भारी आंदोलन चला हिंदी साहित्य सम्मेलन में। और बाकी जनसंघ के लोगों ने, उस समय ये थे ठाकुर प्रसाद जी थे, ठाकुर प्रसाद जी के पुत्र हैं रविशंकर जी। ठाकुर प्रसाद जी ने कहा कि हम साहब टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे अगर द्वितीय राजभाषा इसको बनाया गया। कर्पूरी ठाकुर ने भी 2 बार जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बनाई, मगर दोनों बार उन्हें जनसंघ की विचारधारा और राजनीति का तूफान झेलना पड़ा। जिस समय कर्पूरी ठाकुर बिहार में अपनी पकड़ बना रहे थे,
उसी समय जनसंघ और उनके अपने दल के भीतर की ताकतें उनकी जड़ें कमजोर कर रही थी। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिए जाने का बिहार में बहुत विरोध हुआ। कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी। रांची हटिया में दंगे हो गए। साहित्यकार और पत्रकार फणीश्वर नाथ रेणु ने इस पूरे घटनाक्रम पर बेहतरीन रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट में रेणु दंगों के कारणों को देखते हैं और साथ ही साथ वे उन लोगों को भी देख रहे होते हैं जो दंगों की जमीन तैयार करते हैं और अनजान बने रहते हैं। रेणु की इस रिपोर्ट में एक नाम आता है गुलाम सरवर का। गुलाम सरवर बिहार विधानसभा के स्पीकर भी बने और मंत्री भी रहे। उर्दू को लेकर उन्होंने जबरदस्त आंदोलन चलाया था और लिखा था। अतीत के इन प्रसंगों को पलटकर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि दंगे कराने, दंगों के पीछे की मानसिकता पैदा करने का तंत्र 60 और 70 के दशक में ही काफी मजबूत और विकसित हो चुका था। कभी भी सेकुलर सरकारों ने उस मानसिकता को कुचलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सेकुलर ताकतों ने भी सांप्रदायिकता का सहारा लिया, जिसकी प्रतिक्रिया में बहुसंख्यक सांप्रदायिकता बड़ी और ताकतवर होती चली गई। नतीजा यह हुआ कि आज बहुसंख्यक समाज के लड़के दंगाई बन रहे हैं। मोटरसाइकिल पर धार्मिक ध्वज लगाकर अल्पसंख्यक समाज के मोहल्लों में जाते हैं, ललकारते हैं, गालियां देते हैं और गाली देने वाले संगीत पर डांस करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की रिपोर्ट का शीर्षक दिलचस्प है, जुनूनी तूफान, बाखबर और बेखबर जनता। यह लेख 24 सितंबर 1967 का है। इस लेख में रेणु बिहार में चल रही कई तरह की लहरों का जिक्र करते हैं। बताते हैं कि घटनाएं इतनी तेजी से घट रही हैं कि अब लोग उनको खबर या समाचार नहीं कहकर आम बात समझने लगे हैं। विधानसभा में गालियां दी जा रही हैं, रेलगाड़ियों पर हमला हो रहा है, परीक्षा भवनों पर हमले हो रहे हैं, कोने कोने से अमन चैन गायब है। रेणु लिखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर और पुलिस मंत्री रामानंद तिवारी कड़ी कार्रवाई की धमकियां देने लगे। इन सब बातों से राजनीतिक क्षेत्र में एक उम्मीद और बंद चली थी कि 6 महीने तक राज करने के बाद उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर 33 सूत्री कार्यक्रम के उर्दू वाले कार्यक्रम को उसी चतुराई से चलाने का कौशल सीख चुके होंगे जिस तरह कांग्रेसी शासकों ने चलाया था। मगर ऐसा नहीं हुआ और हुआ यह कि 28 जुलाई को विधानसभा भवन के सामने और एक लहर फिर आई और थपेड़ों से विधानसभा भवन की हर ईंट को कपा गई। उस उमड़ती हुई भीड़ में उर्दू विरोधी जनता में मौजूद सरकार के दुश्मन नंबर 1 पार्टी के लोग ही नहीं, दोस्त एवं साझीदार पार्टी के लोग भी थे। फणीश्वर नाथ रेणु लिखते हैं, 1967 की सरकार अकाल से निपट रही थी, भ्रष्टाचार अराजकता से लड़ रही थी, जनहितकारी और प्रगतिशील सरकार थी। सरकार को किन किन ताकतों का सामना करना पड़ रहा था, इन सब की जानकारी के बावजूद यह कर्मठ समाजवादी मंत्री इस फील चक्कर में कैसे पड़ गया। रेणु को पढ़ते हुए उस समय के पटना का दृश्य सामने घूमने लगता है। 12 अगस्त 1967 को पटना के गांधी मैदान में एक सभा होती है। इसमें कांग्रेस के नेता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बिहार में जनसंघ के संस्थापक ठाकुर प्रसाद और कवि नागार्जुन ने भाषण दिया था। रेणु लिखते हैं कि सभा में प्रस्ताव पेश किया नागार्जुन जी ने। नागार्जुन ने कहा, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि नागार्जुन जी आप भी उर्दू का विरोध करते हैं, क्या आप भी जनसंघी हो गए? मैंने कहा, अगर उर्दू का विरोध करना जनसंघी होना है तो मैं 100 जनसंघी होने को तैयार हूं। यह भी रेणु के ही शब्द हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। 12 अगस्त की विरोध सभा में बोलने वालों में बस एक ही वक्ता ऐसा था जिसकी हर बात पर गांधी मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था। जनसंघ के नेता ठाकुर प्रसाद जी ने कहा, नागार्जुन जी ने अभी जनसंघी होने की बात कही, मगर मैं तो जनसंघ का प्रतिष्ठाता और जन्मदाता हूं। जनसंघ कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है। हर शहर और गांव की गली गली में मोर्चा लेने की ताकत है। अगर सरकार ने उर्दू विधेयक को वापस नहीं लिया तो आप यह जान लीजिए, मैं इस सरकार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। Training is strategic and it impacts your bottom line. Businesses need to train their customers to build loyalty. टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रविशंकर प्रसाद, ठाकुर प्रसाद बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पिता हैं।
रविशंकर प्रसाद भी राजनीति में परिवारवाद का विरोध करते हैं। कई खबरें आपको मिल जाएंगी जिसमें रविशंकर प्रसाद परिवारवाद को राजनीति और लोकतंत्र का खतरा बताते हैं। बिहार की राजनीति में हर कोई जानता है अपने पिता ठाकुर प्रसाद के कारण रविशंकर प्रसाद भी महत्वपूर्ण होते चले गए। यह तब की बात है जब समाजवादी धड़े में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा बन चुका था, मगर वो कांग्रेस को टारगेट करने के लिए ज्यादा था, खुद को परिवारवाद से बचाने के लिए नहीं था। रेणु ने अपनी रिपोर्ट में गुलाम सरवर के बारे में लिखा है कि वे राष्ट्रवादी मुसलमानों के विरोधी थे और सांप्रदायिकता के पोषक और प्रचारक भी। उन दिनों गुलाम साहब पर कई मुकदमे दायर हुए कि उनके अखबार में सांप्रदायिकता को उभारने वाली बातें छपी हैं। महामाया बाबू की सरकार बनने में गुलाम सरवर के भाषणों की बहुत भूमिका थी। मुख्यमंत्री बनते ही महामाया बाबू ने गुलाम सरवर के खिलाफ दर्ज सारे मुकदमे वापस ले लिए। क्या गुलाम सरवर सांप्रदायिक थे? क्या वे उर्दू को लेकर दूसरे समुदाय को भड़का रहे थे? उन्होंने हमेशा उर्दू के लिए दूसरी राजभाषा का दर्जा चाहा, हिंदी के दर्जे को हटाने की मांग नहीं की। क्या इस वजह से वे सांप्रदायिक हो गए कि वे उर्दू को फारसी लिपि में लिखे जाने की मांग कर रहे थे? क्या हिंदी को किसी और लिपि में लिखा जाना कोई स्वीकार कर सकता था? गुलाम सरवर जी के राजनीति का जहां तक सवाल है तो ये छात्र जीवन में बिहार मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के हिस्सा थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने उर्दू की राजनीति तो की है कि उन्हें आर्टिकल 347 के हिसाब से उसके अनुसार द्वितीय राजभाषा बनाया जाए, बिहार का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का आंदोलन वो 1951 से लगातार चलाते रहे और वो आंदोलन 1989 में पूर्ण रूप से सफल हुआ। तो 1951 से 1989 तक ये आंदोलन चलता ही रहा। गुलाम सरवर जी की राजनीति को वो हिंदी विरोध की राजनीति नहीं की है, उन्होंने उर्दू की राजनीति की है लेकिन हिंदी विरोध की राजनीति नहीं की है। 1965 में उन पर एक मुकदमा चला था और उस मुकदमा में यह था कि संगम, उनका जो संगम अखबार था उर्दू का, पहले साप्ताहिक था बाद में डेली हो गया, दैनिक हो गया, उस अखबार में उन्होंने कुछ दंगों की रिपोर्ट लिखी थी। मार्च 1964 के दंगों की कुछ रिपोर्ट लिखी थी जिसमें से कई रिपोर्टों में से यानी 39 रिपोर्टें छपी थी, रिपोर्ट या लेख जो भी था। उन 39 में से केवल एक में वो गलत पाए गए थे और उन पर जुर्माना वगैरह हुआ था और उसको लेकर के हाईकोर्ट गए थे। तो हाईकोर्ट के उस मुकदमे का हाईकोर्ट का जो फैसला है वो इंडियन कानून.org पर पड़ा हुआ है, अपलोडेड है। उसमें क्लियर दिखाया जाता है कि जजों ने 39 रिपोर्ट और एसेज को एनालाइज करके एक में उनको गलत पाया था। तो इसलिए इस पूरे राजनीतिक जीवन पर अगर गुलाम सरवर के नज़र डाला जाए तो 1951 से लेकर और 2004 तक वो जीवित रहे, उसमें उन्होंने कोई हिंदू विरोधी या उस तरह की सांप्रदायिक राजनीति या हिंदी विरोधी राजनीति उन्होंने नहीं की है। गुलाम सरवर अगर सांप्रदायिक हैं तो भी हिंदी के इतने बड़े प्रगतिशील कवि को उर्दू विरोधी हो जाने और खुद को जनसंघी लाइन पर चले जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसी छूट लेने पर वे क्यों उतारू हो गए? आप उर्दू विरोधी और जनसंघी अपने यकीन और समझ के हिसाब से होते हैं। हिंदू सांप्रदायिकता का विरोध करते करते आप मुस्लिम सांप्रदायिकता को गले नहीं लगाते, उसी तरह मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध के नाम पर हिंदू सांप्रदायिकता के सांप को गले में नहीं लपेटते। सवाल उठता है कि खुद को जनसंघी कहने में नागार्जुन जैसे कवि आरएसएस और जनसंघ के राजनीतिक वजूद को अनदेखा करने की चालाकी कर गए। उस समय तक आरएसएस और जनसंघ की सोच बिल्कुल साफ हो चुकी थी, गांधी की हत्या हो चुकी थी। रेणु ने अपनी इसी रिपोर्ट में नागार्जुन को बहुत बारीक नजर से देखा है। वे लिखते हैं कि आधा दर्जन से अधिक स्थानीय प्रगतिवादी साहित्यिकों की ओर से एक सम्मिलित वक्तव्य तैयार किया गया। उस पर हस्ताक्षर लेने के लिए जो लोग घूम रहे थे उनमें नागार्जुन जी भी थे। उस वक्तव्य में कांग्रेस और साहित्य सम्मेलन और सेठों, भ्रष्टाचारियों, मुनाफाखोरों को पानी पी पी कर कोसा गया था। जनसंघ का कहीं नाम नहीं था और जब बातें छेड़ने की कोशिश की गई तब पता चला कि तख्ता पलटने का असली खतरा
जनसंघ से है, बीपी मंडल से नहीं। इसलिए जनसंघ को कोई साझेदारी पार्टी नाराज नहीं करना चाहती। रेणु लिखते हैं कि उर्दू को बिहार की दूसरी भाषा बनाने की बात पर नागार्जुन अंत तक विरोध करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने जोर देकर कहा है। लेकिन कोई जोर देकर यह नहीं कहता कि अब ऐसा रक्तपात भाषा के नाम पर कभी नहीं होगा, क्योंकि हम सभी सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहने का बहाना करते हैं, अथवा कुछ नहीं जानते हुए भी सब कुछ जानने का दम भरते हैं। रेणु ही इस तरह से लिख सकते थे। उनकी इस रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ दिख जाता है और दिख जाते हैं नागार्जुन। मुझे नहीं पता हिंदी साहित्य की प्रगतिशील धारा में नागार्जुन के इस जनसंघ प्रेम को किस तरह से देखा गया है। एक महान साहित्यकार ने अपने समय के एक बेजोड़ कवि को किस तरह पकड़ा है, उसकी करुणा और मार्मिकता से भरी कविताओं के पीछे खड़े नागार्जुन को कितना साफ साफ देख लिया है, ये रेणु का कमाल है। रांची हटिया के दंगे को लेकर रेणु ने लिखा है कि उस समय वहां एक पर्चा वितरित हुआ जिस पर लिखा था, उर्दू लेकर रहेंगे, माओ को सलाम। रेणु आगे लिखते हैं कि 22 अगस्त को ही रांची में उत्पात शुरू हुआ। उर्दू विरोधियों और उर्दू समर्थकों में पहले मुठभेड़, रोड़ेबाजी, फिर छुरेबाजी और आगजनी, लूट, दंगा। 23 अगस्त सूरज की रोशनी के साथ बात फैल रही है। दिनमान का विशेष प्रतिनिधि पटना के मुस्लिम मोहल्लों, सब्जीबाग से लेकर बाकरगंज की गलियों में अहले सुबह घूम घूम कर देख रहा है। हर चेहरे पर आतंक, हर कूचे में सन्नाटे का आलम। दुकानें खुली हैं, अध खुली हैं मगर खाली हैं। नानबाई, कसाई, अत्तार और चाय की दुकानों पर लोग उर्दू नहीं, हिंदी पत्र आर्यावर्त अथवा प्रदीप पढ़ रहे हैं चुपचाप। कोई रायजनी नहीं करता है, कोई बातें नहीं करता है। तो क्या रांची की आग की लपट यहां तक? उर्दू विधेयक वापस लो, पाकिस्तान के दलालों होशियार, खुदा खैर करे, यहां भी शुरू हुआ। आधा दर्जन नौजवान नारे लगा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, भाइयों आज शाम को रांची हत्याकांड पर रोष प्रकट करने के लिए खून का बदला खून। खैर हुआ कि नारे लगाने वाले गिरफ्तार कर लिए गए, दफा 144 लागू कर दी गई। रांची दंगे में कई लोग मारे गए। रेणु की एक पंक्ति पर नजर गई। उन्होंने लिखा है 24 अगस्त रांची में 15 मरे। हर अखबार पढ़ने वाला इस संख्या को 5 या 10 से गुना कर लेता है। सांप्रदायिकता यही तो करती है, सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। दंगों के वक्त एक दूसरे को लेकर जो बयानबाजी होती है उसके बारे में रेणु ने जिक्र किया है और मैं शब्दशः पढ़ना चाहता हूं। उधर दंगे की आग भुगवा रही है और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की वक्तव्यबाजी जारी है। जनसंघ के नेता ठाकुर प्रसाद की राय में इस दंगे के पीछे पाकिस्तानी एजेंटों और पीकिंग पंथियों के हाथ हैं। कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिण के जगन्नाथ सरकार ने जनसंघ को सरासर दोषी ठहराया है। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिकारियों और बिहार कांग्रेस के प्रचार मंत्रियों की चर्चा की है। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने एक स्वर से इस दंगे के लिए सरकार को दोषी ठहराया है, मगर पुलिस मंत्री रामानंद तिवारी एकदम मौन है। वह रांची में शमशान साधना कर रहा है, भूतों, प्रेतों और पिशाचों से लड़ रहा है। रेणु इस रिपोर्ट में किसी को नहीं छोड़ते, लोहिया को भी नहीं। वे लिखते हैं कि डॉक्टर लोहिया और राजनारायण रांची से पहले पटना आते हैं। 144 लगी है, फिर भी गांधी मैदान में सभा करने की अनुमति दी जाती है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब शुरू से अंत तक सांप्रदायिकता की आग बुझाने वाली बात कहेंगे, मगर वे ऐसा नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब ने मंडल से शुरू करके मंडल पर ही अपना भाषण समाप्त कर दिया। मंडल यानी बीपी मंडल की बात हो रही है, जो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, मगर तब बीपी मंडल बिहार की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे थे। नीतीश कुमार के मित्र उदयकांत की किताब है नीतीश कुमार पर, राजकमल से छपी है, 700 रुपए की है। इसमें उदयकांत लिखते हैं कि बीपी मंडल कांग्रेस में थे, वहां से निकलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में आए, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे मगर नहीं बन सके, तो उन्होंने शोषित दल बनाकर कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। राम मनोहर लोहिया की खूब आलोचना की। इस किताब के पेज नंबर 128 पर उदयकांत लिखते हैं कि ताज्जुब की बात है कि मंडल जी के कार्यकाल में
विपक्ष द्वारा सारी अर्हताएं पूरी करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के रूप में नामजद नहीं था। यद्यपि कर्पूरी जी नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते थे। मंडल जी नए राजा तो बन गए, लेकिन यह राज सुख उनके हिस्से में रहा मात्र 21 दिनों के लिए। कई जगहों पर पढ़ने को मिला है कि बीपी मंडल ने कर्पूरी ठाकुर को रोकने की भरपूर कोशिश की। वीडियो के जरिए इस तरह के राजनीतिक प्रसंगों को बताना कभी भी पूरा संतोष नहीं देता। कई बार जरूरी चीजें छूट जाती हैं और कई बार छोड़नी पड़ जाती हैं। हम यह भी नहीं जानते कि आप दर्शकों को यह वीडियो कितना रोचक लगेगा, लेकिन पढ़ते हुए लगा कि उस समय की बात आपको बतानी चाहिए। रांची दंगों को काबू करने में पुलिस मंत्री रामानंद तिवारी की बहुत तारीफ होती है। उनके ही बेटे हैं शिवानंद तिवारी, जो इस वक्त आरजेडी में नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रघुबर दयाल की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनती है। रांची हटिया दंगों पर इस कमेटी की रिपोर्ट फिर से पढ़ी जाए। इसमें लिखा है कि जब उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देने का गैर आधिकारिक विधेयक पेश हुआ, तब जनसंघ, हिंदी साहित्य सम्मेलन और कांग्रेस के कुछ सदस्य विधानसभा तक मार्च करते हैं। सेशन चल रहा होता है। उस दौरान वे भीतर जाते हैं और उर्दू विरोधी नारों के साथ कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ अभद्र नारे लगाते हैं। 12 से 26 अगस्त 1967 के बीच उर्दू के खिलाफ मीटिंग करने का फैसला होता है। जनसंघ रांची में मीटिंग करती है, पर्चे बांटती है कि उर्दू को यह दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इन सभाओं में कहा जाता है कि उर्दू विरोधी जुलूसों में भाग लेने से देश को दूसरे विभाजन से रोका जा सकेगा और पाकिस्तान के चंगुल में जाने से बचाया जा सकेगा। तो पाकिस्तान का भूत तब से खड़ा किया जाता रहा है। ऐसे पर्चे भी बांटे जाते हैं। रघुबर कमेटी लिखती है कि जिनमें उर्दू के समर्थकों के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग होता है। यह वीडियो आज का है और रांची का है। देश का कोना कोना टकराव की खबरों और आशंकाओं से धड़क रहा है। जस्टिस रघुबर दयाल कमेटी की रिपोर्ट में शामिल एक गुमनाम मंत्री का बयान याद रखा जाना चाहिए, जो कहते हैं कि ऐसे माहौल को पनपने से रोकने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, सभी राजनीतिक दलों का है। सभी समुदायों के लोगों को महसूस कराया जाना चाहिए कि वो एक देश के हैं और उन्हें साथ रहना है। सरकार के ये गुमनाम मंत्री कहते हैं कि किसी समुदाय के बारे में उसके विदेशी या बाहरी होने की अवधारणा को जाना होगा। सरकार के एक दूसरे मंत्री समिति के सामने बयान देते हैं कि दोनों समुदाय के बीच गहरा अविश्वास इन घटनाओं के पीछे का असल कारण है। दंगा हुआ था, दंगा सुनियोजित भले ना हो, मगर दंगे के पीछे की मानसिकता आज भी सुनियोजित तरीके से फैलाई जा रही है। अब तो व्हाट्सएप अंकिल आपकी हाउसिंग सोसाइटी में, अपने घरों में इस मानसिकता का प्रसार करते हैं। लोहिया पटना में भले सांप्रदायिकता और दंगों पर नहीं बोलते हैं, मगर रांची में उनका भाषण होता है। अपने भाषण में वे आरएसएस और जनसंघ का नाम नहीं लेते हैं, किसी पक्ष का नाम नहीं लेते, बल्कि सरल शब्दों में समझाने लग जाते हैं। लोहिया कहते हैं, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है, यह अद्भुत देश है कई बातों में। क्या गीता, क्या और कोई किताब, कोई भी श्लोक, उसमें अहिंसा को और अभय को बहुत जगह दी जाती है। जैसे गीता में बड़े गुण गिनाए जाते हैं, तो एक दफे तो अभय को सबसे ऊंचा रखा गया है। मेरी भी यही राय है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा गुण है अभय, निर्भय होना। किसी से डरो मत, जब डरोगे नहीं तभी तो निर्भय हो सकोगे। हिंसा मत करो, लेकिन किसी की पीठ में छुरा घोंप देना, 150 की टोली बनाकर 1, 2, 4 आदमियों के ऊपर चढ़ बैठना, नन्हे नन्हे बच्चों को खत्म कर देना, ये तो हिंसा भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसको क्या कहूं, ये तो विक्षुब्ध क्रूरता है। जानवर भी ऐसा नहीं करता। जो कौम क्रूर हिंसा सीख जाती है, 150 का झुंड बना करके 1, 2, 4 के ऊपर टूटना सीख जाती है, वो कौम फिर परदेसी हमलावर के सामने बहादुरी नहीं दिखा सकती। वो कमजोर हो जाती है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, उसका देश गुलाम बन जाता है। इसलिए इस बात पर आप सब लोगों को बहुत ताकत और धीरज के साथ सोच विचार करना है। इस भाषण के कुछ महीनों के बाद लोहिया इस दुनिया को विदा कह जाते हैं। नहीं डरने की बात आजकल राहुल गांधी कर रहे हैं और नीतीश कुमार बीजेपी से लड़ने निकले थे, विपक्ष को एकजुट करने निकले थे, मगर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के समय का दौर याद किया जाना चाहिए, तभी भारत रत्न दिए जाने का मतलब पूरा होगा।
सांप्रदायिकता से लड़ते हुए भी कर्पूरी ठाकुर बेझिझक सही फैसले लेते रहे। जिन ताकतों के कारण वे सत्ता में लंबे समय तक नहीं रह सके, उन्हीं ताकतों की नई पीढ़ी उन्हें सम्मानित कर रही है और बिहार में फिर से सत्ता हासिल कर सकती है। नीतीश बीजेपी के साथ पहले भी गए हैं, आगे भी जा सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर की विरासत इतनी हल्की नहीं कि भारत रत्न का मुकुट पहनाकर बीजेपी हासिल कर ले। यह हो सकता है कि पिछड़ी जातियों ने ही कर्पूरी ठाकुर को भुला दिया हो। कर्पूरी उनके लिए केवल मूर्ति और पोस्टर रह गए हों। विचारों में कर्पूरी की जगह जय श्री राम ने जगह ले ली हो। बिहार की राजनीति में वैचारिक भूख मर चुकी है। एक ही भूख है और आप उस भूख के बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भाई रवीश कुमार का ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, शेयर करें और हमारी पत्रकारिता जो हम जिस तरह से फीडबैक देते हैं जनता के लिए, जनता को जानकारियां देते हैं, उस पर अपनी टीका टिप्पणी भी ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।